हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वानी नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा पैंडा जो है वो वापस आ गया है। ठीक है, और आज ये हमसे किससे, ये बेसिकली हमें किससे मिलाने वाला है? ये हमें मिलवाने वाला है एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, क्यूट सी लड़की से जिसका नाम है भोली। ठीक है, और भोली की स्टोरी आज ये हमें बताने वाला है, हमसे साझा करने वाला है। और भोली कौन? भोली से आप मिले थे अपने चैप्टर 9th में, और ये है सुपर डुपर क्विक रिविजन। तो ऑफ कोर्स आप भोली की स्टोरी पूरी पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब सुपर डुपर क्विक रिविजन तो ये समझ जाते हो कि एग्जाम से पहले वाला जो रिविजन होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाला, एक दिन पहले वाला, है ना। तो अपन इससे पहले जो वन शॉट अपन ने किया था उसमें अपन ने पूरा डिटेल पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो अपना सॉर्टेड है मामला। तो वो वहाँ पे भोली से मिल चुके हो। मैंने ये भी बताया था भोली के बारे में कि ये स्टोरी जो है वुमेन एम्पावरमेंट की है। ये स्टोरी बात करती है कि किस तरह एजुकेशन आपकी लाइफ को चेंज करती है, या एजुकेशन आपकी लाइफ में किस तरह परिवर्तन लाती है। तीन इंस्ट्रूमेंटल अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि तीन इसमें बेसिक थीम अगर मैं आपसे बात करूँ कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब मुझे लगे थे। पहली चीज़ ये बात करती है वुमेन एम्पावरमेंट की। ये बात करती है कि किस तरह महिलाओं को साक्षर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो ईवल प्रैक्टिसेस जैसे डाउरी जो मांगी जाती है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, कि उनको आप इतना मजबूत बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए दैट दे कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एंड दे कैन एक्चुअली रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ईवल प्रैक्टिसेस। सेकेंड बात होती है जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, साक्षरता कितनी ज़रूरी है एक इंसान के एम्पावरमेंट प्रोसेस में। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को सक्षम बनाना चाहते हैं तो उसको साक्षर बना दीजिए। बहुत सीधा सा गणित है। ठीक है, कि अगर आप किसी इंसान को एम्पावर करना चाहते हैं, गिव दैट पर्सन एजुकेशन। अगर आपने उसको एजुकेशन दे दी, उसको ये मालूम है कि अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है, वो इस लायक है, वो इतना सक्षम है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी कुछ बेहतर बना सकता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक पावर, एक एम्पावरमेंट अपने आप आ जाएगा। दिस वाज सेकंड। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन। एंड थर्ड चीज़ जो है वो बात होती है कि किस तरह से एक इंसान जिसको आप कहते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, कैसे आपको ट्रीट करती है, क्या चीज़ें करती है, वो अपनी जगह है, वो सब कुछ है, कि वो किस तरह आपको नीचे गिराती है दुनिया। और सिर्फ एक आदमी, कोई भी एक इंसान आपकी लाइफ में इतना इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो आपकी लाइफ की दशा दिशा बदल सकता है, या आपको एक नया एक टर्न दे सकता है आपकी लाइफ में, या टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंस या कोई इंसान। राइट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीन चीज़ें, हाउ अ पर्सन कैन प्ले सच अ वाइटल रोल in your life that he can actually change the course and direction of your thinking in your life. Second is of course education, and the third is, or the third or the first as we call it, is empowerment. Right, is empowerment and talking about the women empowerment. तो इन तीनों चीज़ों को कोई रंग नहीं है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एनीवे वो सब कुछ सेम है। तो ये बेसिक स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, भोली की थीम है, मतलब स्टोरी लाइन तो नहीं है, थीम है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये, इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसके जो राइटर हैं, ठीक है, जो ऑथर हैं इस पर्टिकुलर एक्सेप्ट के, उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। अब ये नाम अगर आपने नहीं सुना, पुराने जो लोग हैं, अगर मम्मी पापा से पूछोगे तो उन्हें शायद सुना होगा आपके, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, ख्वाजा अहमद अब्बास एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने बहुत फेमस वर्क किए हैं, बहुत फेमस राइटर के तौर पे वो रहे हैं, स्क्रीन प्ले लिखे हैं उन्होंने, डायरेक्टर रहे हैं 7 हिंदुस्तानी मूवी के। 7 हिंदुस्तानी मूवी कौन? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन का नाम तो जानते हो ना, अमिताभ बच्चन को तो सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन की जो डेब्यू फिल्म थी वो ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत, इनकी राइटिंग्स में आपको एक चीज़ दिखेगी जिसको आप कहते हैं इनकलाब वाली फीलिंग आपको मिलेगी, या एक आप कह सकते हैं ओप्रेस्ड लोगों के की आवाज़ बनना बहुत अच्छे से, ये बहुत कारगर वे में करते थे ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, और दूसरी बात मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि इन्होंने बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंट फिल्मों में हिस्सा रहे हैं। इनकी जर्नलिस्ट थे, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। ठीक है, नॉवलिस्ट हैं,
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए जर्नलिस्ट की, और जैसा मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोर्स चेंज करने वाला नैरेटिव जो है उन्होंने हिंदी सिनेमा में या बॉलीवुड में प्रेजेंट किया। और वो आप कह सकते हैं उनकी हिंदी फिल्म जो है दो बूंद पानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर आप बात करते हैं सात हिंदुस्तानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला उनको, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड उनको दिया गया। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन्होंने राज कपूर के साथ बहुत काम किया है। राज कपूर के साथ अगर आप आवारा की बात करते हैं या हिना की बात करते हैं तो उसमें भी इनका काफ़ी रोल रहा था। अब द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी भोली इज एन इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। अब बात हो रहा है कि एक परिवार का कितना इम्पैक्ट होता है चिल्ड्रन के ऊपर। अब इसमें एक चीज़ समझ लो कि हम स्टोरी समझ लेते हैं। भोली जो है एक लड़की है जो कि एक अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा हुई, ठीक है। फार्मर थे उसके फादर, काफ़ी अच्छे परिवार में पैदा हुई। 7 भाई बहन थे जिसमें सबसे छोटी थी भोली। और जब ये बच्ची छोटी सी थी तो ये खाट पे से, खटिया पे से, जो भी कॉट होता होगा इनका, उसमें से गिर जाती है सर के बल, और इसके सर पे थोड़ी सी चोट लगती है, धमक सी लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका दिमाग जो है वो डिम विटेड हो जाती है, पीछे चलता है अपनी उम्र से, ठीक है। और सुंदर दिखती है 2 साल की उम्र तक, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद इसके चेहरे पे पूरे चेचक के दाग आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल ब्यूटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और एक ये दिखाया गया है कि उसके बाकी जो उसकी 3 बहनें हैं, जो उसकी बड़ी बहनें हैं, भाइयों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। बाकी जो 3 बहनें हैं उनमें से भी जो सबसे बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है। 2 बहनें मंगला, चंपा, वो भी दिखने में बहुत सुंदर हैं, तो उनकी शादी की भी इसके पिता को कोई फिक्र नहीं रहती। फिर वहाँ पे इनके स्कूल, एक इनके गाँव में एक स्कूल बनता है जिसमें तहसीलदार साहब आते हैं और वो बोलते हैं इसके फादर को कि तुम्हें यहाँ पे जिम्मा लेना चाहिए कि तुम्हें लड़कियों के एम्पावरमेंट या पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अब जो इसकी मदर है वो बड़ी रिग्रेसिव सी महिला उनको दिखाया गया है, राइट, बहुत ही रिग्रेसिव वुमेन के तौर पे उनको दिखाया गया है दैट शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन इंक्लाइंड कि लड़की को क्या करना है पढ़ के, ठीक है। और वैसे भी ये थोड़ी सी डम है, बोल नहीं पाती, 5 साल की उम्र तक बोली नहीं, बोली तो हकला के बोलती है, तो वैसे भी लगता है कि ये तो किसी काम की नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि भाई बाकी लड़कियों को तो अच्छा है, उनको ब्याहना है, पढ़ा लिखा देंगे तो लड़का कहाँ मिलेगा, भोली जो है वो वैसे भी किसी काम की नहीं है, इसका वैसे भी कुछ नहीं होना है, तो एक काम करो, तहसीलदार साहब की बात भी रह जाएगी, इसका जो एडमिशन है इसका दाखिला करा दो स्कूल में, और वहाँ पे फिर ये आगे टीचर की जो है सरदर्दी है, अपनी नहीं है। तो आपको एक एटीट्यूड समझ में आ रहा है कि इसकी फैमिली का क्या एटीट्यूड है इसकी तरफ, ठीक है। इसकी फैमिली इसको अप्रिशिएट नहीं करती, किसी चीज़ में उसको प्यार नहीं दिखाती, मतलब कपड़े भी जो है उसकी छोटी बहनों के उसको मांगे हुए कपड़े मिल जाते हैं, वो भी कभी उसको कोई साफ़ कपड़े नहीं पहनाता। बाल वाल भी उसके, पहली बार जब वो स्कूल तैयार होके जा रही थी, पहली बार उसको ऐसे तैयार किया गया तो शी फेल्स कि उसको कहीं इंपॉर्टेंट जगह ले जाया जा रहा है, राइट। सो आपको एक बच्चे के ऊपर जो उसका परिवार है या उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कितना इफेक्ट करता है, ये किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, उसकी कहानी है। ऑलराइट, इसमें आपको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड जो है वो कितना ज़्यादा उसके कॉन्फिडेंस को मार करता है, कितना ज़्यादा उसके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, ये आपको यहाँ पे कहानी पता चलती है। द स्टोरी हिंट्स एट व्हाई फैमिली सपोर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर चाइल्ड डेवलपमेंट। Also, disabled children must be given encouragement, love, education like their normal counterparts. So this is very important कि चलिए आपने मान लिया कि भाई वो बच्ची जो है डम विटेड है, पर उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, या आप उसको किसी से कम आंकेंगे। You need to, show equal amount of love and compassion and even more perhaps for the children who are especially abled. तो ये स्टोरी है कि फैमिली एनवायरनमेंट कितना बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। नाउ भोली's real name was सुलेखा but she was called भोली, जिसका मतलब है नाइव, बहुत ही सिंपलटन, जिसको हम कहते हैं ना सीधी सादी भोली भाली, उसके ऊपर, ठीक है। बैकवर्ड चाइल्ड थी, she was the 4th daughter of रामलाल who had 7 children. Bholi remained a backward child due to an injury that he had on her head when she was 10 months old. She was fair and pretty at birth. When she was 2 years old, she had an attack of a smallpox which left deep black marks all over her body. ठीक है, she started speaking only when she turned 5, but she stammered when she spoke, and as a result, she was always mimicked or made fun of by other children. She was not healthy and strong. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ना वो हेल्दी थी, ना स्ट्रॉन्ग थी, ना उसके पेरेंट्स के हिसाब से गुड लुकिंग थी, स्टैमर करती थी, दूसरे से आप कह सकते हैं थोड़ी सी मंद बुद्धि थी, ठीक है। सो शी वॉज नेवर सपोर्टेड, शी वॉज नेवर इनकरेज्ड। उसको स्कूल भेजा भी इस वजह से गया था कि ये अब भी टीचर का
सरदर्दी है या टीचर की मुसीबत है, हमारे सर से मुसीबत टली, उस एटीट्यूड के साथ, ठीक है। शी वॉज फ्राइटन्ड एट फर्स्ट व्हेन हर फादर वांटेड टू टेक हर टू स्कूल, बट व्हेन शी वॉज bathed and given new clothes to wear, she began to believe that she was and what happened there. But when she bathed and given new clothes to wear, she began to believe that she was being taken to a place better than her home. ये आपको क्या पता चलता है कि जब उसको नहलाया धुलाया गया, उसको नए कपड़े दिए गए, बाल वाल उसके बांधे गए, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद किसी अच्छी जगह जा रही हूँ जो कम से कम जगह मेरे घर से या मेरे घर के माहौल से बेटर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टू अंडरस्टैंड हर साइकी, राइट। कि एक छोटा सा बच्चा, उसको अपने घर से सिक्योरिटी नहीं मिली तो वो सिक्योरिटी कहीं बाहर सीख करता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट हुई है ये लाइन, तो हम इसको एक लाइन को काट देते हैं, ठीक है। अब Bholi did not know what exactly school was and what happened there, but when she saw girls like her present there, she was glad. She hoped that one of those girls would become her friend. जब उसने पहली बार वहाँ पे लड़कियों को देखा, अपनी उम्र के अपने बराबर बच्चों को देखा, तो उसको पहली बार लगा कि अच्छा यहाँ पे मेरे जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो मेरी तो दोस्ती हो सकती है किसी से, राइट। उसको ऐसी फीलिंग आई। In the class when her teacher asked her name, she tried to say, but the girls started laughing when she stammered. उसकी टीचर ने जब उसका नाम पूछा तो उसने बताने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा बता नहीं पाई, तो बाकी लड़कियां जो है ऑब्वियसली मजाक उड़ाने लगी, हंसने लगी। तो उसकी टीचर ने उसको बहुत इनकरेज किया और कहा कि बेटा बोल के दिखाओ, अपना नाम बोल के दिखाओ। तो इसने बहुत स्टैमर करके भोली करके बोला। तो उसकी मैम ने उसको कहा कि वेरी गुड, तुमने अपना नाम बताया। पहली बार में तो पूरा भोली बोल भी नहीं पाई वो, दूसरी बार में जब उसने बोला तो उसको इनकरेजमेंट मिला, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से उसकी स्टोरी चलती जाती है, उसकी टीचर उसको पढ़ाती हैं, इनकरेजमेंट उसको देते हैं, वक्त पे उसको समझाती हैं, सिखाती हैं, और समय बीतता जाता है, समय निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, बड़ी हो जाती है भोली, फिर उसकी शादी की बात आती है। तो वो अपने पेरेंट्स का एक डिस्कशन चल रहा होता है जिसको वो ओवरहियर करती है, जिसमें बात होती है उसकी माँ और पिताजी जो है बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि एक बिशंबर नाथ करके एक आदमी है जो कि काफ़ी बड़ा है उससे उम्र में, और अपने मिड 40s में है, कुछ तकरीबन काफ़ी बड़ा है, और मतलब 50s में है परहैप्स, और उसकी एक बार शादी हो चुकी है, विडोवर है, उसके बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, लेकिन अच्छा उसका काम चलता है, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है उसका, और उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमियों की उम्र नहीं देखी जाती, हमसे कोई दान दहेज नहीं मांग रहा, और कम से कम वरना इस लड़की को कहाँ बिठा के रखोगे ज़िंदगी भर, इसकी शादी तो होगी नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उसका फादर जो है किसी तरह मान जाता है कि ठीक है, बिशंबर नाथ से इसकी शादी तय कर देते हैं। अब क्या होता है कि शादी के मंडप में भोली भी इस बात को अग्री कर जाती है। शादी के मंडप में दुल्हन बनी हुई रहती है, सब कुछ होता है, सब कुछ बात हो रही है शादी होने को। जैसे ही रस्मों से पहले इसका घूंघट उठा के देखती है महिला एक वहाँ की, तो बिशंबर नाथ की नज़र पड़ती है इसके चेचक के दाग पे जो उसके मुंह पे है, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो ऐसी शादी नहीं करूँगा इस लड़की से, इसके मुंह पे चेचक के दाग है, स्मॉल पॉक्स के निशान है। और इसका जो दोस्त रहता है बिशंबर नाथ का, वो समझाता है कि अरे तो तू कौन सा जवान है या तू कौन सा कुंवारा है, मतलब तेरी भी तो दूसरी शादी है, कर ले। तो कहता है ठीक है, लेकिन इसके पिताजी को मुझे दहेज देना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे भी शादी के मंडप में वो दहेज की मांग कर देता है। उसके फादर बेचारे भोली की अपनी पगड़ी जो है उतार के उसके पैरों में रखते हैं, फिर भी वो अपनी बात को तैयार नहीं होता। जितना वो पैसे मांगता है कहते नहीं है इतना हमारे पास नहीं है, हम थोड़ा बहुत दे पाएंगे। वो नहीं मानता, बहुत ही रूड और रिजिड सा आदमी रहता है, कहता नहीं मुझे तो इतना ही चाहिए वरना हम बारात लेके जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बात होती है तो भोली अपना घूंघट जो है उतारती है और वो फेंकती है अपनी व्हील को, एंड शी जस्ट थ्रोज अवे हर व्हील एंड सेज टू हर फादर कि मैं इस तरह के ग्रीडी घमंडी आदमी से कभी शादी नहीं करूँगी, एरोगेंट मैन, एंड आई विल नॉट मैरी दिस मैन, एंड यू कैन ब्रेक ऑफ दी टाई, आप इसको अलायंस को तोड़ सकते हैं। सो वहाँ पे एक लेडी रहती है, वो कहती है दी ये बताओ ये लड़की कल को बात नहीं कर पाती थी, शी वाज सच अ डम काउ, और आज इसके मुंह में इतनी ज़बान आ गई कि शादी तोड़ रही है। एंड शी टर्न्स अराउंड एंड शी सेज दैट यस आई वाज अ डम काउ बट नाउ आई एम एन एजुकेटेड वुमन एंड आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ, राइट। तो उसमें एक वो बात बोलती है और अपने फादर को बोलती है कि बाबूजी यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट हर, पिताजी आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगी, मुझे इस तरह के किसी आदमी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है जो कि दहेज मांग रहा है या इतना ग्रीडी है या इतना लालची है, बल्कि मैं अपने जहाँ पे जिस स्कूल ने मुझे पढ़ा लिखा के साक्षर बनाया है, मुझे इस लायक बनाया है, मैं वहाँ जाके नौकरी करूँगी। और फिर वो अपनी टीचर की तरफ पलटती है जो ये सब कुछ देख रही होती हैं, और टीचर की तरफ पलट के कहती है क्यों मैम मैं सही कह रही हूँ ना मैडम। तो वो मैम जो है वो स्माइल देती हैं, जो कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी भर की जो मेहनत उन्होंने भोली के साथ की और जो वो सिखाना चाहती थी उस लड़की को, एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की को, वो फाइनली उसको वो बना पाई, राइट। तो शी गिव्स अ स्माइल लाइक एन आर्टिस्ट
मोस्ट गिफ्ट्स जब उसका मास्टरपीस कंप्लीट होता है, राइट। तो ये पूरी स्टोरी है भोले की। आई एम श्योर आपको समझ में आई होगी। दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जो कि ईवल प्रैक्टिसेस की बात करता है अगेंस्ट लाइक द ईवल ऑफ डाउरी। दूसरी बात होती है एजुकेशन की, एजुकेशन की किस तरह एजुकेशन एक आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डर का काम करता है एक सोसाइटी में। और तीसरी बात हो रही है कि फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इमोशनल वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और एक इंसान का सपोर्ट या इंकरेजमेंट लाइफ में क्या आपकी कर सकता है, क्या वंडर्स कर सकता है। ठीक है, ऑन दिस नोट वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई एम श्योर भोली का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, आपको पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा, आपको यू नो इट सम थिंग्स मेक्स यू फील गुड एंड वार्म इनसाइड। तो मेरे ख्याल से एक ऐसे ही चैप्टर है, अच्छे से स्टोरी समझ ली है, कहीं से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप अप अकेडमी ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर चुके हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ एंड माई पैंडा इज ऑल्सो सेइंग बाय बाय, टाटा, सी यू एंड डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।